कभी मिलता है। आप तो गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ खेलते खेलते कहां बीच में आप इधर राजनीति में मुड़ गए? वैसे एज माय फादर सेज कि हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है। मेरी बुआ प्रोफेसर थी, पॉलिटिक्स में आ गई, फादर जज थे, लॉ से पॉलिटिक्स में आ गए। आई वाज अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन। वहां से व्हेन फादर बिकेम द सीएम, पापा सीएम बने, तो सितारगंज की जिम्मेदारी मुझको दी गई थी देखने के लिए, बिकॉज वो इतना टाइम नहीं दे पाते थे उस विधानसभा को। तो 5 साल उस सीट को नर्चर करने के बाद जब फादर ने डिसाइड किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अगर आपको लड़ना तो आप देख लीजिए। तो मुझे लगा बहुत काम हो सकता है सितारगंज में, बहुत सारा समय मैंने दिया था, अपने 5 साल वहां पे लगाए थे लोगों के बीच। तो मैंने कहा कि आई डोंट माइंड टेकिंग दिस प्लंज, एंड बस वहां से आपकी नजर उस पर पड़ी और आपने उसमें गोल्फ स्टिक से सीधे। इट्स ऑल अबाउट सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। बस मुझे वही था। हेमवती नंदन बहुगुणा, आपके बाबा, आप उनके उस वंश और परंपरा से, पिताजी आपने बताया जज, मुख्यमंत्री, फिर आप, तो एक विरासत है आपके साथ और एक विरासत से आते हैं। इसका थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है या इससे ज्यादा और अनुकूलन होता है, या इससे लगता है कि नहीं हमारे पीछे तो विरासत है, हमें तो सब पता है? नहीं, देखिए बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि जो स्वर्गीय दादाजी ने अपना नाम कमाया अपनी मेहनत से, अपने उन्होंने पूरे देश में राजनीतिक रूप से भी उन्होंने अपना नाम बनाया, सामाजिक रूप से भी नाम बनाया। पिताजी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, जज के रूप में अपना नाम कमाया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर भी रहता है कि कोई काम ऐसा ना हो जिससे कि वो लेगेसी खराब हो, या उन लोगों का कमाया वो नाम मेरी वजह से खराब हो जाए। तो बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस करने पड़ते हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग अ लेगेसी। और देखिए लेगेसी ठीक है, आपको एक लेवल तक फायदा देती है, बट आफ्टर दैट जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, जब आप अपने डिसीजंस लेते हैं, जब आप मंत्रालय को देख रहे हैं, तो वो लेगेसी काम नहीं आती। तब आपका टैलेंट, आपकी सोच, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, वो ज्यादा मैटर करता है। तो मतलब आपने सोचा था कि राजनीति में आएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने 17 साल ओएनजीसी में सर्विस करी है। मैं सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव था। 2016 तक मैंने वहां पे रिजाइन किया टू कंटेस्ट माय फर्स्ट इलेक्शन। उसके पहले मैंने 32 से ज्यादा देशों में देश को रिप्रेजेंट किया, कैप्टन के रूप में, प्लेयर के रूप में गोल्फ में। तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन ज्यादा रहा। लेकिन अब देखिए नया चैप्टर इन लाइफ है। अब मौका मिल जाता है गोल्फ का? नहीं, अब मुझे 10 साल हो गए खेले हुए जी। गोल्फ की स्टिक उठाई नहीं? जी 10 साल नहीं उठाया? नहीं। वैसे कहते हैं कि उसको छोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता गोल्फ। ऐसा किसी भी गेम को जो आपने 20-25 साल, मैंने 11 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था, 36 साल की उम्र तक खेला, तो 25 साल जिस गेम को खोला उसको छोड़ना आसान नहीं है। बट जब शुरुआत की होगी गोल्फ तो थोड़ा सा तो दिक्कत आई होगी ना थोड़ी सी? नहीं, जरूर आई है। लेकिन तो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था ये कि अब तो आधे रास्ते पे आ गए ना, सरकार के आधे समय हो गया, अब आप सहज हो गए ना बिल्कुल एकदम पॉलिटिक्स में। अब पहले शुरुआत में लोग कहते थे कि थोड़ा सा असहज हैं, अब आप सहज हो गए ना? नहीं, देखिए मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज मेरा बहुत स्पष्ट एक मत रहता है अपने काम में कि गोल्स डिसाइड करते हैं, और गोल्स मैं अपना खुद डिसाइड करता हूँ कि 6 महीने में कहाँ रहना है, 12 महीने में कहाँ रहना है। मुझे कोई एक्सटर्नल फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता। गोल्फ ने यही चीज सिखाई है हमें कि आउटसाइड वॉइसेस को मैं नहीं सुनता बहुत ज्यादा। आई सेट माई गोल्स, आई वर्क ऑन दैट गोल, मैं उसमें मेहनत करता हूँ, और उम्मीद यही करता हूँ कि जो गोल्स मैंने सेट किए हैं तो अपनी काबिलियत से, अपने सरकार की मदद से, अपने अधिकारियों की मदद से उसको अचीव करूं। और अभी तक मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूं विद व्हाट वीव अचीव्ड, लेकिन गोल्स और सेट करे हैं ताकि जो आदमी सेटिस्फाई होकर रुक जाता है फिर उसका डाउनफॉल ही शुरू होता है। तो आई हैव सेट माय अनदर गोल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ। एक मैच्योर पॉलिटिशियंस के तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही है मुझे। वैसे कागज में तो बहुत कुछ लिखा था, मैं उसको पीछे रख देता हूं अक्सर। जब मैं बैठता हूं तो मैं कुछ और चीजें पूछने लगता हूं। लोग कह रहे भविष्य की राजनीति है आप। भविष्य, मेरे सिंपल एक लाइन है, जब मैं गोल्फ खेलता था उसको भी मैं फॉलो करता था कि कल जो है वो हिस्ट्री है, टुमारो इज अ मिस्ट्री, सो लेट्स लिव फॉर टुडे। वाह। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीट शेयरिंग पर कहा है कि उन्होंने अपनी मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। हम लोग जीत के लिए बात करते हैं, गठबंधन था, है और कल भी रहेगा। सीट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक सीट देने को रजामंद थी, वो भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहती थी। क्या इस मामले का शट आउट हुआ है? ये चर्चा सब गलत है, और हम लोग जो बातें करते हैं जीत के लिए करते हैं, और उस पर हमसे लिस्ट भी मांग ली है, और जो भी बेहतर होगा बैठ के बात करके दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है आज प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे उसके बाद फिर आपकी एक बैठक होनी है। नहीं, हम लोगों के भी नहीं, हमको उन्होंने कहा कि आप
धैर्य रखो और बेहतर संदेश जाएगा। और मैंने प्रत्याशियों से बातचीत भी करा दी है और अच्छा आएगा, हमको लगता है शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप एक सीट पे चुनाव लड़ने को तैयार हैं कि 2 सीट चाहते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत चाहते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों को हल चाहते हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। और जीत का जो 9 सीट है वो हम लोग सभी 9 की 9 जीते हैं, उसके लिए बातचीत चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय पर। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से भी आज उम्मीद है कि आप लोगों का गठबंधन फाइनल हो जाएगा? नहीं, गठबंधन तो फाइनल है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा और लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा जैसे फिर परिणाम भी देंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक जुटे हैं। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है। 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल हो पाएंगे। नॉमिनेशन में एसपी और बीएसपी के प्रत्याशी जुटे हैं। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया नहीं है, जिसके चलते सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से नाराजगी की अटकलें लग रही हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामांकन होना है। ऐसे में सभी सियासी दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। अंबेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन कर दिया है। उनके साथ उनके पति सांसद लालजी वर्मा, एसपी विधायक रामअचल राजभर मौजूद रहे। कटेहरी विधानसभा से एसपी ने शोभावती को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एसपी सांसद लालजी वर्मा ने अंबेडकर जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर डीएम धमका रहे हैं। लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव ने कल नामांकन किया, जिसमें सेफई परिवार की एकता भी दिखी। इस दौरान तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव, एसपी सांसद डिम्पल यादव, एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी नजर आई। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि करहल से उनके परिवार का कई पीढ़ियों से जुड़ाव है। वो शानदार तरीके से यहां से जीत हासिल करेंगे। जनता बना लिया, जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता। अंबेडकर नगर में उपचुनाव की कटेहरी सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी अमित वर्मा ने नॉमिनेशन किया है। बीएसपी प्रत्याशी के साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। वहीं यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2 सीट पर लड़ रही कांग्रेस से भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सहमति से उम्मीदवार घोषित होगा। उनका कहना है कि कोई पेच नहीं फंसा है, सारी बातें हो चुकी हैं, सहमति भी है। न कोई पेच है और न पेच फंसा, सारी बातें हो चुकी हैं, आपसी सहमत बन चुकी है और आपको समय से पहले हम अवगत भी करा देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव को लेकर उसकी तैयारी पूरी है। इस बार विपक्ष का भ्रम और झूठ नहीं चलने देंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव में विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का पर्दाफाश करेंगे। एनडीए सभी सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि
ने उपचुनाव को लेकर कहा कि एनडीए सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष हताश हो चुका है, इसलिए मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव को फंसा दिया, नहीं तो बीजेपी सभी 10 सीट जीत जाती। ये दोनों प्रदेशों में और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और देश का कल्याण जैसे होता है, गरीबों का कल्याण, ये निरंतर होता रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट। क्योंकि एक बात जो पूरे मैंने जो गौर किया मेरे प्रचार में, चूंकि मैं प्रचारक हूँ, मैंने गौर किया और मेरे फैन सब जगह, जहां पर विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, कि मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, ये बात देश को बहुत बुरी लगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। ऐसे में तमाम सियासी दल उपचुनाव के दंगल में जुटे हुए हैं और हर सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।